हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब घरों में ठीक होंगे। हम जैसा आप जानते हैं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने टिश्यूज़ पे 9 लेक्चर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किए कि 8 तो 8 से 9 लेक्चर्स कंप्लीट करके हमने टिश्यूज़ फिनिश कर दिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट, बल्कि आई शुड से नेक्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। आज हम वो जो आपने पढ़ा है जैसे लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर वाटर, उनसे थोड़ा हट के कुछ एक अच्छे कैरेक्टर्स लिखेंगे जो कि आपके लेवल के साथ मैच होगा। ठीक है, बाकी वो जो आपने पढ़ा है वो भी ठीक है, लेकिन वो लोअर लेवल्स तक है, 5th में 6th में। तो उसके बाद हम डाइवर्सिटी पे बात करेंगे, डाइवर्सिटी होती क्या है और क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो उसमें मैं आपको बोलूँगा कि डाइवर्सिटी क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्यों करनी पड़ी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो इसमें ये सूटेबल रहेगा डिस्कस करना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा इसका। जैसे कि हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एयर वाटर वगैरह ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई कोई एक सेल का बना है, जैसे एमीबा है यूनिसेलुलर है। ठीक है, कोई कोई बहुत ज़्यादा सेल से बने हैं जिनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो बेसिक ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स का बना है। तो नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होती। इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर आपको कभी पूछा गया तो। और मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नंबर 2, ये सेल्स में आप थोड़ा इसको एक्सपेंड कर सकते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आधे यूनिसेलुलर, सम आर यूनिसेलुलर, सम आर मल्टीसेलुलर, सम आर एसेलुलर। तो उतना सा लिख सकते हो। आप देखोगे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है या कोई किसे पूछता है। नंबर 2, ग्रोथ। ग्रोथ इज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ग्रोथ होती है, चाहे जिस तरह की ग्रोथ हो उस तरह की, लेकिन ग्रोथ होती है उनमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। ठीक है, तो यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, डेवलप, किसी में साइज़ बढ़ता है, किसी में शक्ल चेंज होती है, कुछ ना कुछ तरीके से, किसी न किसी तरीके से ग्रोथ होती रहती है ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9% ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है। नंबर 3 कि ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बेसिक है जो मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें क्या होती है, शो रिप्रोडक्शन, ये होती है इनमें। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। ठीक है, टू कंटिन्यू इट्स ओन जनरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा बहुत इसके मेरे ख्याल से यहाँ पे बोलूँगा मैं, प्रोडक्शन ऑफ, इसके बारे में बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू इट्स स्पीशीज़। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज़ को, अपनी जो स्पीशीज़ है, अपनी जो किस्म है, अपनी जो ऑर्गेनिज्म की टाइप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कई तरह की होती है, सेक्सुअल वगैरह, वो चीज़ें जो है यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे वो स्कोप नहीं है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो, इस तरह लिखेंगे हम, शो मेटाबॉलिज्म इन देयर बॉडी।
या इन दम आएगा। देयर बॉडी को शॉर्ट करके हम इन दम लिखेंगे। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। थोड़ा इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे मैं लिखूँगा सम टोटल ऑफ all the biochemical reactions in living ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी कभी कभी हम छोटी चीज़ों को तोड़ते हैं, छोटी चीज़ें जो हैं वो मिल के बड़ा बनाती है, कभी कभी बड़ी चीज़ें टूट के छोटी बनाती है बॉडी में। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया, उसमें प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अंदर जाके एसिमिलेट होकर वापस मैक्रोमॉलिक्यूल्स की शक्ल में वो स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में स्टोर होगा, फैट की शक्ल में स्टोर होगा, प्रोटीन की शक्ल में स्टोर होगा। तो उसका मतलब बॉडी जो है, इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम खाते हैं, हमारी बात नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म की बात है ये, चाहे आप एनिमल्स ले लो, प्लांट्स ले लो, जितनी भी चीज़ें वो अंदर लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, या कंज्यूम करते हैं, पहले वो टूटती है। तो कई चीज़ें टूट के नई बनती है, कई चीज़ों में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें मिल के एक बड़ी चीज़ बनाती है। जैसे एमाइनो एसिड्स जब मिलेंगे तो ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बड़ा कंपाउंड है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, एमाइनो एसिड्स से थोड़े छोटे छोटे हैं। यानी जब एमाइनो एसिड्स मिल गए तो प्रोटीन बनाएंगे। तो ये एक तरह की रिएक्शन होगी, यानी छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ा बन गया। कभी कभी क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और वापस एमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, तो तब रिएक्शन उल्टी हो जाती है। यानी जब छोटी चीज़ से कोई बड़ी चीज़ बनेगी, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर जब बड़ा बनाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर वन, टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, अब अगर बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे बन गए तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जब बड़ा कंपाउंड में बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हैं वही बेसिकली मिलके मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, तो ऑल द रिएक्शंस, वेदर इट इज मेटाबॉलिज्म, वेदर इट इज कैटाबॉलिज्म, दे कंबाइनडली आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इस तरह लिख सकते हैं हम, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है, चाहे छोटी चीज़ें टूट के बड़ी बनेंगी या बड़ी चीज़ें मिल के छोटी, चाहे छोटी चीज़ें मिल के बड़ी बनेंगी या बड़ी चीज़ें टूट के छोटी बनेंगी, तो दोनों रिएक्शन को मिलाकर हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अगर छोटी छोटी चीज़ें मिल के बड़ी बनती हैं तो एनाबॉलिज्म, और बड़ी चीज़ टूट के छोटी बनती है तो कैटाबॉलिज्म, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, यानी मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता रहता है। कभी कभी वो छोटी चीज़ों को बड़ा करते हैं और कभी कभी बड़ी चीज़ों को ब्रेक करके छोटी बनाते हैं। तो ये था एक और इम्पॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट हम लिखेंगे लाइफ साइकिल होता है इनमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए डेफिनेट लाइफ साइकिल, CYCLE साइकिल। हर एक में एक लाइफ साइकिल होता है। पहले पैदा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मेच्योर होके, उसके बाद अपने जो ऑर्गन्स है वो फिर अपने नए बच्चे पैदा करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं वो। उसके बाद फिर उनमें धीरे धीरे एज आती है और फिर जो है वो ख़त्म होते हैं या कोई और शक्ल में बदल जाते हैं। जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रेक होकर नए ऑर्गेनिज्म बनाते रहते हैं। तो हर जानदार का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। पहले पैदा होना, फिर बड़ा होना, फिर ग्रो करके डेवलप करके बड़ा होना, फिर एक स्टेज आता है जब वो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और फिर वो जिसको हम बोलते हैं यानी वो मर सकता है या उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जो स्टॉप हो सकते हैं।
तो उसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक लाइफ साइकिल होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलाई लिखेंगे हम, हाँ, सिंगुलर होता है स्टिमुलस, यानी जो भी चीज़ किसी ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स जनरेट कराएगी उसको स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे अगर मैं किसी को ऐसे ऐसे करता हूँ पेन से, तो वो ऐसे करता है, वो तो बचाता है खुद को, हालांकि मैंने मारा नहीं होता है, ठीक है। तो उसका मतलब उसको लगेगा कि शायद इससे मुझे नुकसान हो सकता है, इसलिए वो ऐसे करेगा, बचाएगा खुद को। तो ये स्टिमुलस है, वो जो उसने ऐसे किया वो रिस्पॉन्ड हो गया उसका। या जैसे ही हमने घर से बाहर जाते हैं तो हम ज़्यादा धूप की वजह से ऐसे करते हैं या आंखें ऐसे करते हैं, थोड़ा बंद करते हैं ताकि लाइट कम जाएगी, तो लाइट स्टिमुलस है, हम जो एक्शन करते हैं वो रिस्पांस है। या जैसे हमें कोई बोलता है खाना खाओ तो मुंह में पानी आता है, तो वो खाना जो है वो स्टिमुलस हो गया, मुंह में पानी आना जो है वो रिस्पांस हो गया उसका। तो कई तरह के रिस्पांस स्टिमुलस हमें जनरेट हो जाते हैं। अच्छा, नंबर 7, तो एक और जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे शो मूवमेंट, दे शो मूवमेंट। कोई अपनी जगह पे मूव करेगा, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं, ये आप लोगों ने निचले क्लास में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इनमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दे शो नहीं लिखेंगे हम, वेट, दे पोजेस लिखेंगे हम, दे possess a system of control and coordination। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनमें या तो दिमाग होगा या तो कोई ऐसा तरीका होगा जिससे क्या करेंगे वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा दिमाग हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो ये दिमाग जो है ये हमारे अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कराता है, ठीक है। कब क्या करना है दिमाग बोलता है। इस तरह हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है जिससे वो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद आ रहा है वो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। दे possess ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है कहीं कहीं डीएनए होता है अक्सर, और कहीं कहीं ये आरएनए भी हो सकता है। डीएनए आरएनए के बारे में तफसील से आपको आगे जाके पढ़ना है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगले बच्चों में ट्रांसफ़र करता है। यानी ये जनरेशनल जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए आरएनए वगैरह, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अपने माँ बाप जैसा होता है या बाप जैसा या माँ जैसा, क्यों? क्योंकि उसको बाप और माँ से जेनेटिक मटेरियल मिला हुआ होता है, जैसे डीएनए मिला हुआ होता है। तो इसी डीएनए में सारे कैरेक्टर छुपे होते हैं कि कोई इंसान किस तरह का बनेगा वो डीएनए डिसाइड करता है। या वायरस वगैरह कई जानदारों में आरएनए भी होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुझे याद आए इस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। कुछ और भी अगर होगा तो आप उसको खुद ही देख सकते हो, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है यहाँ पे। हाँ, इतने कैरेक्टर्स ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक लंबा ना हो इसलिए मैं डाइवर्सिटी को क्लासिफिकेशन में डिस्कस करूँगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आप इन चीज़ों को लिखेंगे। उम्मीद आपने कुछ नया सीखा होगा। थोड़ा और पॉइंट्स आप खुद एड कर सकते हो अगर आप खुद सोचने लगोगे। तो बाकी जो फूड वगैरह है वो आपने पहले ही देखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो इतना काफ़ी है आई थिंक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।